हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की जो हिंदी की न्यू बुक है मल्हार, उससे चैप्टर 3 देखने वाले हैं। और इस बुक का चैप्टर सेकंड जो है वो हम अपनी पिछली वीडियोस में पहले ही देख चुके हैं। तो अगर अब तक आपने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चैप्टर 6 एनसीईआरटी हिंदी के नाम से। आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 3। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर का नाम है पहली बूंद। तो जब बारिश की पहली बूंद आती है धरती पर, तब धरती को क्या एहसास होता है वो पूरा इस कविता में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। तो जब पानी की पहली बूंद जब धरती पर आई बरसात की, तो क्या हुआ कि जो अंकुर थे, जो नए नए बीज बोए गए थे, वो अंकुरित हो गए और क्या है, एक नए जीवन की अंगड़ाई, मतलब एक नए जीवन की शुरुआत करते हुए अंगड़ाई लेने लगे। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। अधर मतलब होता है होंठ। तो जो गर्मियों के मौसम में, क्योंकि गर्मियों के बाद बरसात का मौसम आता है, तो जो गर्मी के मौसम में धरती एकदम सूखी पड़ी थी, उसके होंठ जो थे वो सूखे पड़े थे। तो जब बारिश की बूंद गिरी तो ऐसा लगा जैसे अमृत के समान है। आगे देखते हैं। वसुंधरा सी रोमावली सी, वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुल की मुस्काई। और धरती की जैसे रोएं होते हैं ना अपने शरीर के, वैसे ही कहा जा रहा है कि धरती के रोएं जैसी हरी धूप की जो घास है वो भी एकदम मुस्कुराने लगी, खुश हो गई। पहली बूंद धरा पर आई। जब पहली बूंद क्या है, धरती पर आई। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। आसमान ऐसा लग रहा है जैसे बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर सागर उड़ने लगा हो। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। और बादल धरती की तरुणाई को क्या कर रहे हैं, नगाड़े बजाकर जगा रहे हैं। बिजली कड़कती है ना, बादल घुमड़ घुमड़ कर आवाज़ करते हैं, तो वैसे ही वो क्या है, उसे नगाड़े बजाना कहा जा रहा है कि वो धरती की तरुणाई को, धरती को जगा रहे हैं। पहली बूंद धरा पर आई। जब धरा पर पहली बूंद आई तब। आगे है नीले नयनों साय है अंबर। अंबर कैसा है, नीले नयनों जैसा। अपने नैन मतलब होता है आँखें, तो नीली आँखों जैसा ये अंबर। काली पुतली से ये जलधर। जलधर मतलब जल को धारण करने वाला, यानी कि बादल। तो जो बादल हैं उनको काली पुतली जैसे, हमारे आँख में जो काली पुतली होती है ना बीच में, तो काली पुतली जैसे बादल हैं। और अपनी पूरी आँख जो नीली होती है वैसे नीले नयनों जैसा पूरा अंबर है। करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। क्या किया कि जैसे आँखों से आंसू बहते हैं, वैसे ही ऐसा लग रहा है कि करुणा के आंसू बहा रहे हैं ये बादल, जो कि काली पुतली के समान है। और उन्होंने क्या कर दिया, धरती की बहुत चिर प्यास मतलब बहुत पुरानी प्यास बुझा दी। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से लहराई। जो बूढ़ी धरती सूखी हो गई थी बिल्कुल, वो दोबारा से हरी भरी होने के लिए ललचा उठी। पहली बूंद धरा पर आई। जब पहली बूंद क्या है, धरती पर आई। ये सुंदर सी कविता जो है वो लिखी हुई है गोपाल कृष्ण कौल जी की। ये तो बहुत ही सुंदर कविता है। जैसा कि आपने अभी पूरी कविता का अर्थ समझ लिया है, तो अब आगे चलते हैं, कवि का परिचय देखते हैं। धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल, 1923 में इनका जन्म हुआ था और 2007 में इनकी मृत्यु हो गई। ने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखें में वे कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हमें भी तो कुछ देना सीखें। तो हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें सब कुछ देता है तो हम भी तो देश को कुछ देना सीखें। इस पर उन्होंने एक कविता लिखी है जिसका नाम है हम कुछ सीखें। तो इन्होंने देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी हुई बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं। उन्हीं में से एक ये थी पहली बूंद, जिसमें क्या दिखाया गया है, धरती पर बारिश की बूंद पड़ने के बाद धरती की पूरी सौंदर्य को, उसकी खुशी को दर्शाया गया है। अब आगे प्रश्नों को देख लेते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न है, कविता में नव जीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो नव जीवन की अंगड़ाई लेकर कौन ले रहा था, तो अंकुर जो थे, पहली बूंद पड़ने पर अंकुर फूट पड़ा था और क्या हुआ, उसने नए जीवन की शुरुआत की अंगड़ाई लेकर। अगला क्वेश्चन है, नीले नयनों साय है अंबर, काली पुतली से ये जलधर। में काली पुतली क्या, तो नीले नयन अंबर के लिए कहा गया था और काली पुतली किसके लिए, जलधर यानी कि बादल के लिए कहा गया। काली पुतली से हैं बादल, जिसका सही उत्तर हो जाएगा बादल।
आप अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। अब आप क्या करना है, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। ठीक है, तो आप अपने मित्रों के साथ इस पर चर्चा कर सकते हैं। आगे ये कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और उनके भावार्थ दिए गए हैं, तो हमें इन पंक्तियों को उनके अर्थ से मिलाना है। देखते हैं, जो रेखांकित शब्द हैं इनको मिलाना है इस अर्थ से। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। तो जो आसमान में सागर उड़ता हुआ लग रहा है बिजलियों के स्वर्णिम पर लगाकर। उड़ता सागर किसे कहा गया है, तो उड़ता सागर यहाँ पर कहा गया है आकाश। किसको कहा गया है, आकाश को। सॉरी, उड़ता सागर जो यहाँ पे बादलों को कहा गया है। सागर बादल के समान है, उड़ता सागर यहाँ पे बादलों को कहा गया है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं धरती की तड़ाई। तो बजा नगाड़े का मतलब क्या है, क्या नगाड़े नहीं थोड़ी ना बजा रहे। बजा नगाड़े का मतलब है मेघ जो गर्जना कर रहे हैं उसको नगाड़े बोला जा रहा है। नीले नयनों साया अंबर काली पुतली से ये जलधर। तो नीला नयन यहाँ पे किसको बोला गया था, नीला नयन बोला गया था आकाश को। वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुल की मुस्काई। तो वसुंधरा की रोम के जैसी रोई जैसी क्या चीज़ है, हरी धूप पुल की मुस्काई। तो रोमावली जैसी क्या है, हरी धूप। चलिए अब आगे देख लेते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो पहला है कि आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तड़ाई। तो इसमें इस पंक्ति का आपको क्या करना है कि इनको ध्यान से पढ़कर इनका अर्थ जो समझ में आया उसको अपनी कक्षा में समूह में साझा करना और अपनी पुस्तिका में लिखना भी है। तो इसका जो अर्थ है वो हो जाएगा कि आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम, क्योंकि मतलब ऐसा लग रहा है आसमान में देखने पर कि जैसे सुनहरे पंख लगाकर बादल क्या हैं, आसमान में सागर जो है वो सुनहरे पंख लगाकर उड़ने लगा है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तड़ाई। और जो बादल हैं वो इतनी तेज़ गर्जना कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे नगाड़े बज रहे हों, जो धरती की को जगाने के लिए है, धरती में एक नई स्फूर्ति पैदा करने के लिए है। अगला है नीले नयनों साई अंबर काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती कीचड़ प्यास बुझाई। इसमें ये कहा गया, इसका जो ये दोनों पंक्तियां हैं इनमें ये बोला गया है कि अंबर नीले नैनों के समान लग रहा है और ये जो बादल हैं वो हमारी आँख की काली पुतली जैसे लग रहे हैं। और जो बारिश हो रही है वो ऐसा लग रहा है कि बहुत करुणा के आंसू बहा रहा हो, जैसे जो हमारे बादल हैं वो क्या कर रहे हो, बहुत करुणामय होकर अश्रु बहा रहे हो, आंसू बहा रहे हो, और हमारी धरती की जो बहुत दिनों से प्यासी धरती है उसकी पुरानी प्यास बुझा रहे हैं। तो ये हो गई, इन दोनों पंक्तियों का अर्थ हो गया। आगे देखते हैं सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है। तो बारिश की पहली बूंद पड़ते ही धरती क्या है, धरती जो है वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा खुश। क्या है कि इसमें बारिश की पहली बूंद पड़ते ही जो धरती है वो फिर से शस्य श्यामला होने के लिए ललचाने लगी। लिखा हुआ था ना कब पंक्तियों में, तो धरती क्या है दोबारा से हरी भरी होने के लिए जो ललचा उठी, इससे पता चलता है धरती का बहुत ज़्यादा खुशी और धरती का जो हर्ष प्रकट हो रहा है वो इसी तरीके से हो रहा है। कविता में आकाश और बादलों को किन के समान बताया गया है। तो कविता में आकाश और को नीले नयनों के समान और बादलों को काली पुतली के समान बताया गया है। आगे देखते हैं, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। आसमान में जो सागर उड़ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि सागर बिजली के स्वर्णिम पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा हो। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें और समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है, लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है कि समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर, है ना, समुद्र का जो जल है वो क्या है, बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचानें, उन पर चर्चा करें।
तो क्या है कि क्या ऐसा संभव है कि बिजली के सुनहरे पंख लगाकर आकाश, जो समुद्र है वो आकाश में उड़ने लगे? ऐसा तो संभव नहीं है, पर इस तरीके की जो लाइनें हैं उनका प्रयोग कविता को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। इसी तरीके की और भी दृश्य हैं जो कविता में बोले गए हैं, चलिए उनको भी देखते हैं, जो कि हकीकत में संभव नहीं है पर सिर्फ कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए गए हैं। जैसे बोला गया है, जैसे ये वाली आप देख लीजिए, नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर। तो क्या आँखों जैसा अंबर है, या फिर पुतली जो जलधर जो बादल है वो आँख की पुतली है? नहीं, वो सिर्फ कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या है, तुलना की गई है। चलिए, एक तो ये उदाहरण हो गया, बाकी आप भी कविता को पढ़िएगा और उसमें से और भी ऐसी लाइनों को छांटिएगा। अगला है शब्द एक अर्थ अनेक, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरण है। फूटने का मतलब अंकुर फूट पड़ा से क्या मतलब है कि जो उसमें अंकुर था, जो बीज था वो अंकुरित हो गया, पौधे का अंकुरण हो गया। फूटने का मतलब अंकुरण होना। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहाँ इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों, जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। फूट शब्द का अलग अलग अर्थ निकले, ऐसे आपको प्रयोग करने हैं। तो चलिए हम एक दो उदाहरण हम लोग क्या है कि देख लेते हैं। जैसे एक हो सकता है कि वह फूट फूट कर रोई। कैसे रोई? फूट फूट कर। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा रोने को फूट फूट कर रोई, ऐसे बोल सकते हैं ना। और बोला जा सकता है तुम्हारी तो किस्मत ही फूटी है। क्या बोल सकते हैं? तुम्हारी किस्मत फूटी है। एक ये भी कहा जा सकता है। इसके अलावा ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि घड़ा गिरकर फूट गया। क्या बोल सकते, और इसके अलावा और उदाहरण हो सकता है कि पड़ोसियों ने घर में फूट डलवा दी। इस तरीके से कई तरीके के अर्थ जो एक फूट शब्द है अलग अलग जगह प्रयोग करने से, अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करने से इसके जो है वो अलग अलग अर्थ निकलते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहले एक शब्द के अनेक अर्थ देखे, अब देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जल धर दो शब्दों से मिलकर बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो हुआ जल को धारण करने वाला, मतलब जिसके अंदर जल हो वो होता है जलधर। बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर हैं। तो जलधर का मतलब होता है जो जल को धारण करे, इसलिए बादलों में भी जल होता है, तो बादलों को भी हम जलधर कह सकते हैं और समुद्र को भी हम जलधर कह सकते हैं, क्योंकि समुद्र में भी जल है। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। तो अब हम ये कैसे जानेंगे कि जलधर मतलब यहाँ क्या है? तो वो हम जब वाक्य को पढ़ेंगे तो उस वाक्य में किस भावार्थ में उस शब्द का प्रयोग किया गया है उसे देखकर हम जान लेंगे कि उस वाक्य के हिसाब से जलधर का मतलब यहाँ पर समुद्र है या बादल। जैसे कि इन पंक्तियों में जलधर का मतलब था बादल। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढकर लिखिए। तो जैसे एक शब्द होता है चक्रधर। चक्रधर का मतलब क्या होता है? चक्र धारण करने वाला। एक हो सकता है मुरलीधर। क्या हो सकता है? मुरलीधर। मुरलीधर का मतलब होता है मुरली धारण करने वाला, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी शब्दों को ढूंढ सकते हैं। दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजें। ये एक शब्द जाल है, इसमें आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के क्या है उत्तर खोजकर लिखने हैं। जैसे एक प्रकार का वाद्य यंत्र, एक जो वाद्य यंत्र है वो आपको बताना है। तो जो बजने वाला कोई एक यंत्र है वो आप बताइए। इसमें कहाँ पर आपको दिख रहा है कोई वाद्य यंत्र? एक सेकंड, चलिए देख लीजिए। ऐसा करते हैं, आगे और प्रश्नों को देख लेते हैं, बाद में हमको क्या है उसमें वाद्य यंत्र भी दिखाई देगा। चलिए, आँख के लिए एक शब्द, तो एक शब्द हो सकता है नयन, ये आपको दिख रहा है। जल को धारण करने वाला, ठीक है। आँख के लिए एक शब्द आपका हो सकता है यहाँ पर नयन, ये ऊपर है। जल को धारण करने वाला तो वो हो जाएगा आपका जलधर ना, ये रहा जलधर। एक प्रकार की घास तो वो ये है दूब, है ना, दूब हो गया। और ये देखिए एक प्रकार का जो वाद्य यंत्र है वो हो जाएगा नगाड़ा, है ना। वाद्य यंत्र है नगाड़ा जो दिख रहा है। आँख के लिए नयन,
जल को धारण करने वाला जलधर। ठीक है, इसी तरीके से एक प्रकार की घास, वो हमने आपको बता दी, दूब। आंसू का समानार्थी तो वो हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे रहा अश्रु। आंसू का समानार्थी क्या है? अश्रु। अश्रु हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ, आगे देख लीजिए। आसमान का समानार्थी शब्द, तो आसमान का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? आसमान का यहाँ पे देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है आसमान का, एक तो आकाश को हम अंबर, ये देखिए आसमान का अंबर, ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, देखिए इसी तरीके से आप इस शब्द पहेली में से सभी प्रश्नों के उत्तर खोज सकते हैं स्वयं से भी। आगे देखते हैं, आपकी बात। बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए। तो आप अपना अनुभव बता दीजिए, और मैं अगर अपने अनुभव से बताऊं तो बारिश आने पर मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। बारिश की बूंदें मुझे ठंडक देती हैं और क्या है, सुकून महसूस करवाती हैं। आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों? यदि मैं तो ये आप लोग अपने हिसाब से भी बताइएगा, और यदि मैं अपने भावनाओं के हिसाब से बताऊं तो मुझे सबसे अच्छी लगती है वर्षा ऋतु, क्योंकि बारिश की बूंदों से क्या है, धरती को भी ठंडक मिलती है और जो प्रकृति का सौंदर्य बढ़ जाता है बारिश होने के बाद, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। समाचार माध्यमों से, प्रत्येक मौसम समाचार के विभिन्न माध्यमों के प्रमुख समाचारों में रहता है। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट या सोशल मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मतलब हम लोग जो टीवी वगैरह देखते हैं, प्रिंट में न्यूज़पेपर वगैरह आता है हमारे यहाँ, सोशल मीडिया जैसे आप फ़ोन चला रहे हैं तो ये सारी चीज़ें, इनमें समाचार रहते हैं। संवाददाता कभी बाढ़ तो कभी सूखा या भीषण ठंड के समाचार देते दिखाई देते हैं। आप भी बन सकते हैं संवाददाता या लिख सकते हैं समाचार। तो आपको भी क्या है, संवाददाता बनने का मौका मिल सकता है। तो अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने सहपाठियों के साथ आप ये कर सकते हैं। अत्यधिक गर्मी, सर्दी या बारिश में आपने जो स्थिति देखी है उसका आंखों देखा हाल अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो आप लोगों को क्या करना है, ये एक एक्टिविटी की तरह करना है कि एक एक करके आप लोग संवाददाता बनिए, और आपने जो भी किसी मौसम में पूरी स्थिति देखी हुई हो, उस स्थिति का एक संवाददाता के तरीके से आप उसका वर्णन कीजिए, प्रस्तुत कीजिए कक्षा में। आगे देखिए, ये एक पौधा है, इसको क्या करना है कि नाम देना भी सृजन है। किसी को नाम देना भी कुछ सृजन करने जैसा ही होता है। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इसे एक नाम दीजिए। अब आप इस चित्र को ध्यान से देखिए और आप इसे एक नाम दीजिए। तो ये पेड़, ये पौधा आपको देखने में कैसा लग रहा है? तो ये जो पौधा है उसको आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर मैं इसको नाम दूँ तो मैं इसे दे दूँगी, कैसा, क्या नाम दे दूँगी? ऑक्टोपस प्लांट। क्या कह दूँगी मैं इसको? ऑक्टोपस प्लांट या ऑक्टोपस पौधा, है ना? इस तरीके से भी आप इसे बोल सकते हैं। चलिए, इन्हें भी जाने। इस कविता में नगाड़े की ध्वनि का उल्लेख है। बजा नगाड़ा जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। नगाड़ा भारत का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। कुछ वाद्य यंत्रों को उन पर चोट कर बजाया जाता है, जैसे ढोलक, नगाड़ा, डमरू, ढपली आदि। नगाड़ा प्रायः लोक उत्सवों के अवसर पर बजाया जाता है। होली जैसे लोक पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में इसका प्रयोग होता है। नगाड़ों को जोड़ों में भी बजाया जाता है, जिनमें एक की ध्वनि पतली है, दूसरी की मोटी होती है। कभी कभी ऐसे एक नगाड़ा भी होता है, कैसे कभी कभी ऐसे दो भी होते हैं, एक इस पर भी हाथ मारता है, दूसरा हाथ इस पर। तो इस तरीके से एक की पतली ध्वनि निकलती है और एक की मोटी, तो उससे भी एक बहुत ही अच्छा स्वर निकल कर आता है। खोजबीन, आपके यहाँ उत्सव में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी एकत्र करें और अपने समूह में चर्चा करें। तो जैसे आपके यहाँ अगर कोई उत्सव हो रहा है या कोई कार्यक्रम है, तो आप कौन कौन से वाद्य यंत्र आपके यहाँ बजते हैं उनको आप अपनी कक्षा में बता सकते हैं। आइए इंद्रधनुष बनाएं। बारिश की बूंदें न केवल जीव जंतुओं को राहत पहुंचाती हैं, बल्कि धरती को हरा भरा भी बनाती हैं। कभी कभी ये बूंदें आकाश में बहुरंगी छटा बिखेरती हैं, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। आप भी एक सुंदर इंद्रधनुष बनाइए और उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए। इसे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। तो आप लोगों को क्या करना है, एक सुंदर सा इंद्रधनुष बनाना है। इंद्रधनुष में आप सभी को पता होगा कि इस तरीके से बना होता है, और इस जो बीच में ये खाली जगह है, इसमें अलग अलग रंगों को आपको भरना है। इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग, तो ऐसे 7 रंग की आपको ऐसे पट्टियाँ बना लेनी है, एक के ऊपर एक। इनमें क्या है, आपको अलग अलग रंगों को भरना है, ठीक है। इनमें 7 रंगों को भरिए और फिर एक इंद्रधनुष पर छोटी सी कविता लिख सकते हैं, जैसे कि
बहुत सुंदर लगता इंद्रधनुष, 7 रंगों का होता इंद्रधनुष, आकाश में दूर रहता इंद्रधनुष, धरती पर क्यों नहीं आता इंद्रधनुष। इस तरीके से आप भी कोई भी अपने मन से 4 लाइनों की, 5 लाइनों की, जो भी आपको आती हो एक कविता लिख सकते हैं। आगे देखते हैं एक बूंद। यहाँ पर जो रचयिता है इसके अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने एक बूंद नाम से प्यारी सी कविता लिखी है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, अपने बादल की गोद से एक बूंद क्या है पानी की निकली और आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं बढ़ी। तो वो अपने मन में क्या सोचने लगी, तो वह अपने मन में बार बार यही सोच रही है कि बादलों की गोद से निकलने के बाद कि मैं क्यों अपना घर छोड़कर ये धरती की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। तो ये थी छोटी सी एक कविता जो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखी थी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।